हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए मैं आज आप लोगों के बीच बिहार एसएससी का जो सेट नंबर 3 है, सेट नंबर ये 2 है, आपके बीच डिस्कस करने जा रहा हूं जीके जीएस का। इससे पहले कि एक मैंने सेट फर्स्ट अपलोड कर दिया है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो आपको जब तक बिहार एसएससी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको एक नया सेट, और ये सेट आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि मैं सिर्फ ऑप्शन को ही नहीं बल्कि उससे रिलेटेड जो भी बातें आपके बीच शेयर करने जा रहा हूं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस जो भी समय लगता है अपने इस कीमती टाइम को ज़रूर इसमें दे, ताकि आपका भविष्य अच्छा रहे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके बीच है, सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किस एक के साथ शुरू हुआ। जी हाँ, आप सभी जानते हैं ये नमक सत्याग्रह, जिसको हम लोग दांडी मार्च से शुरू किया बोला जा सकता है। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह, जिसको हम दांडी मार्च कहते हैं ना। दांडी मार्च 12 मार्च से शुरू हुआ और 6 अप्रैल तक चला, है ना। 6 अप्रैल से चला। इसमें महात्मा गांधी के द्वारा 78 सहयोगियों के साथ यह यात्रा हुआ, और कुल मिला के 24 दिन की यात्रा के बाद लगभग 370 किलोमीटर का पैदल दूरी तय हुआ। तो चलते हैं अगला सवाल आपके पास है जयप्रकाश नारायण से संबंधित, कि ये जयप्रकाश नारायण निम्न में से किस एक से संबंध थे। तो ये कांग्रेस समाजवादी दल से थे, कांग्रेस। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं कि ये जो जयप्रकाश नारायण जी थे, इसका जन्म सबसे पहले 11 अक्टूबर को हुआ था, है ना। 11 अक्टूबर को हुआ, और इससे रिलेटेड जो खास बात है, इसकी पत्नी का नाम प्रभावती गुप्ता थी। साथ ही भारत रत्न, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसका जो है ये है ना, भारत रत्न, है ना। भारत रत्न 1999 में मिला था। चलिए, बस इसका एक ही बहुत इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल है कि एशियाई युवा पैरा खेल, याद रखिएगा इसको, 2025 की मेजबानी उज्बेकिस्तान को दिया गया है। नेक्स्ट सवाल आपके पास है कि निम्न में से एक क्षेत्र का नाम बताना जो इन सब में बड़ा है। ये जैसे कि क्षेत्रफल में मान लेते हैं, मान लीजिए इसका 1 किलोमीटर, इसका 2 किलोमीटर, इसका 3, इसका 4, तो इस तरह से आपको बताना। तो इसका सबसे बड़ा कौन है? दिल्ली। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। और दिल्ली के बारे में हम क्या बताएं, आप लोग सभी जानते हैं। दिल्ली से संबंधित बहुत बातें आप लोग जानते हैं, है ना, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बुलाते हैं। तो ये कहाँ है? ये लक्षद्वीप है ना। ये जो लक्षद्वीप है इसमें नहीं दिया गया है। तो लक्षद्वीप सबसे क्या बोला जाए, सबसे कम जनसंख्या वाला है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5, हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप में निम्न में से किस एक से देश का सैन्य अड्डा है। तो ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, है ना। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो जी हाँ, ये है आपका गिरिब्रज, यानी राजगिरी, जो आज हम लोग बोलते हैं। और राजगिरी जो वसुमती अथवा कुशाग्रपुर के नाम से भी जाना जाता है, इसी को कहते हैं ना। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। तो ये हुआ था गया में, और ये जो अधिवेशन हुआ था 1922 में, ये 38वां अधिवेशन था। और इसी में जो अध्यक्ष बने थे वो थे CR दास, चित्तरंजन दास। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर अगला है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाली उष्मा के अंतरण को कहते हैं अभिवहन, है ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने से भी आंसर पहले चूज करें तो आप लोग करके और हमें सटीक बता दें कि आप बिना आंसर हम बताएं आप कितना सही कर सकते हैं। अगर बोलेंगे तो टाइम भी दिया जाएगा। फिलहाल के लिए थोड़ा जल्दबाजी में और कम समय में थोड़ा ज़्यादा फास्ट अगर ऑब्जेक्टिव कवर किया जाए तो अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके पास, आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण होता है। तो किस में होता है? हीलियम में। किस में होता है? ये आपका होता है हीलियम में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10, मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना है। तो लगभग इसका 55, कितना है?
55%, सभी जानते होंगे। और प्लाज्मा में 55 जो रक्त है, रक्त आयतन में प्लाज्मा का है 55%, और प्लाज्मा में जल कितना है, ये भी क्वेश्चन आता है, तो 95% है ना। सवाल है जीवाणु बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव है। ये जीवाणु है बैक्टीरिया कौन सा इसमें से पैदा करता है, तो ये होगा आपका यक्षमा यानी तपेदिक। यक्षमा बोले तो तपेदिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीबी। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, सवाल नंबर 12, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। सवाल नंबर 12 है यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय आपका हो जाएगा काठमांडू। और सार्क से संबंधित कुछ बातें हैं जिसके बारे में, जैसे कि इसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर को हुआ था, 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1985। और इसके जो देश हैं, इसके देश के बारे में जान ले तो बहुत बेटर रहेगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। इस तरह से कुल मिला के 8 देश इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास है 30 नंबर कि भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है। फेडरेशन कप की अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका इनमें से सभी, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल। अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत बताते हैं कि जो फेडरेशन कप है ये तीनों से संबंधित रखता है, साथ ही कुछ ट्रॉफी है जिसके बारे में थोड़ा बहुत हम बताते हैं। जैसे महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है, बीसी राय ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, जीडी बिरला ट्रॉफी, ये जो होता है ना बिरला जो ट्रॉफी होता है ये होता है क्रिकेट से, है ना, क्रिकेट से। तो थोड़ी बहुत हम बताते हैं। और ये बहुत अच्छा अमृत दीवान कप बैडमिंटन से, अमृत दीवान कप किससे है, ये है बैडमिंटन से, बैडमिंटन। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 14 है नेपाल की मुद्रा का नाम बताएंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रुपया। तो जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं टका, रुपया, डॉलर, ये सब दूसरे दूसरे देश से हैं। फिलहाल नेपाल की मुद्रा है रुपया। नेक्स्ट सवाल है जैसे टका के बारे में देखते हैं, टका के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। ये बांग्लादेश का है ना, बांग्लादेश का है। और ऑस्ट्रेलिया का जो है ना ये डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया का डॉलर है। और जापान का जो है ना येन है, जापान के बारे में जान लें, येन, जापान के बारे में येन। नेक्स्ट सवाल 15, सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल, तो आप लोग सभी जानते होंगे USA, कनाडा, चीन। इन सबसे बड़ा है आपका रूस, जैसे ये भारत हुआ है ना, तो इसके ऊपर में ये जो है ये तो चीन हो गया। ये जनसंख्या में नंबर 1, ये जनसंख्या नंबर 2। यहाँ पे रूस जो है, रूस यानी जिसको हम कहते हैं रसिया, ये सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है फ्रंटियर गांधी के बारे में किससे जाना जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफ्फार खान। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर है 17, निम्न में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है। सितार इनमें से कौन संबंधित नहीं है, तो ये हो जाए उस्ताद अलाउद्दीन खां। बाकी जो ये देख रहे हैं आप, अमीर खुसरो, रविशंकर, विलायत अली खां, अमीर खुसरो, रविशंकर, विलायत अली खां, अब ये तीनों हैं किससे, सितार से संबंधित। नेक्स्ट सवाल आपके पास है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं, ट्रांस के, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल है पर्थ और सिडनी। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन से कायांतरित सेल है, नीस और सिस्ट। कायांतरित सेल इसमें से कौन है, नीस और सिस्ट।
नेक्स्ट सवाल है आपके पास, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो किस नदी पर हुआ? तो ये हो जाएगा आपका दामोदर नदी। कौन सा? दामोदर नदी। बाकी बहुत सारी परियोजना हुआ। दामोदर नदी परियोजना जो है कि ये बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में फैला हुआ है। बिहार, ये पूछ सकता है, बिहार और WB ना, वेस्ट बंगाल, इसमें फैला हुआ है। सवाल अगला है, 21 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलते रहने के लिए कुख्यात है? यानी कि एक ऐसा नदी जो कि इस साल इस जगह से पानी बह रही है, दूसरे साल देखिएगा कि बहुत अलग क्षेत्र से बह रही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी। क्या हो जाएगा? कोसी। तो कोसी के बारे में सभी जानते हैं कि इसको कहते हैं बिहार का शोक, बिहार का शोक कहते हैं। और कोसी नदी बाएं से मिलने वाली गंगा की साइड, ये बायां साइड से होते हुए गंगा में मिलते हैं। इस तरह से देख लीजिए, ये अगर गंगा नदी है तो इधर बाएं से ये नदी कोसी नदी मिलती है। और इसकी मुख्य धारा जो है गोसाई थान से निकलती है ना, गोसाई थान, गोसाई नेपाल में है गोसाई थान। नेक्स्ट सवाल आपके पास, निम्न में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलती है? तो आप अभी जान गए हैं। और नेक्स्ट है, ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अम्लीय। ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है तो वो रचना कैसी है? अम्लीय रचना है। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, पहला परमाणु बम जो गिरा था वह कहाँ गिरा था? पहला तो ये देखिए, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, हीरो जो है सबसे पहले गिरा था 6 अगस्त 1945, और 3 दिन बाद यानी कि नागासाकी 9 अगस्त। अब आप बता सकते हैं कि सबसे पहले परमाणु बम किस पर? तो 9 अगस्त और हिरोशिमा, ये दोनों पे आप पहले जान गए कि हिरोशिमा पे है। और 1945 में गिरा गया था 3 दिन के अंतराल में। और जो फर्स्ट बार जो गिराया गया था उसको कहते थे लिटिल मैन, है ना। फर्स्ट वाले क्या कहेंगे? लिटिल मैन। और सेकेंड वाले को जो ये जो है ये फैट मैन। चलते हैं, सवाल है, भारत गणतंत्र यानी स्वतंत्र नहीं, गणतंत्र, तो ये हुआ था 1950। चलते हैं अगला सवाल। ऐसे इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देते हैं। 26 जनवरी 1950 को ये गणतंत्र बना था और इसे लागू किया, और उसी दिन से इसको कहते हैं गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं। और भारत में जो पहली बार ये 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। कब? ये संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को। सवाल नंबर अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1942, 9 अगस्त 1942। ये जो आरंभ हुआ था क्या कहता है 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में शुरू देखिए कहाँ से इसकी देखेंगे तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में, कहाँ पे? वर्धा में। कब किया है? 14 जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस की जो कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई उसमें इसका प्रस्ताव हुआ। और 8 तारीख को देखिएगा, ध्यान से आप इस बातों को समझिएगा, 8 अगस्त, कहीं यही ऑप्शन आता है इसलिए इसको नहीं 8 अगस्त को गांधी जी ने बॉम्बे के ग्वालियर ट्रेन से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। और 9 तारीख को 9 अगस्त 42 को ऑपरेशन 0 आवर के अंतर्गत, कौन सा? ऑपरेशन 0 आवर, है ना। ऑपरेशन 0 आवर के अंतर्गत 9 तारीख को सभी को, बहुत बड़े बड़े नेता सबको क्या किया? पकड़कर जेल में डाल दिया। तो शुरू हुआ 9 तारीख से। 8 तारीख को तो घोषणा हुआ लेकिन शुरू हुआ 9 तारीख। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मेगाधीश भारत आया था तो किसके शासनकाल में? तो किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त
मौर्य। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकोटर, ये जो मेगास्थनीज था किसका था? निकोटर, सेल्यूकस निकोटर है ना। सेल्यूकस निकोटर का राज था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। और मेगास्थनीज का सबसे बहुत जो बड़े उपन्यास बोला जाए, ये किताब बोला जाए, वो कौन है? इंडिका। कौन है? इंडिका। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। और धौलावीरा तथा लोथल गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा और लोथल, लोथल धौलावीरा। कंप्लीट। नेक्स्ट सवाल है दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा का नाम बताएंगे। तो इसका सही हो जाएगा आंसर तमिल। क्या हो जाएगा? तमिल इसका सही आंसर हो जाएगा। और तेलुगु के बारे में बोला जाए तो ये कहाँ है? एपी। ये कहाँ है? एपी की भाषा है। और एपी में ही कृष्णदेवराय के बारे में बताया जाता है कि ये कृष्णदेवराय तमिल भाषा के बहुत बड़े मतलब अष्टदिग्गज के रूप में जाने जाते थे, है ना। कृष्णदेवराय को राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 कवि रहते थे। तेलुगु का, सिर्फ तेलुगु का, ये मतलब तेलुगु के बारे में बोल रहे थे। आंध्र प्रदेश की है ये जो कृष्णदेवराय ना, तेलुगु साहित्य के 8 कवि रखते थे, इसलिए इसके यहाँ क्या था? अष्टदिग्गज। नेक्स्ट सवाल है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी का नाम बताना है। तो ये हो जाएगा काली मिट्टी, जो खास करके महाराष्ट्र में और ये गुजरात में, है ना, गुजरात में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल आपके पास है बृहत संहिता का रचयिता कौन है? तो ये है वराहमिहिर। कौन है? वराहमिहिर। वराहमिहिर के बारे में थोड़ा सा अगर जानेंगे तो ये क्या कहते हैं? गुप्तकालीन भारतीय गणितज्ञ, खगोल शास्त्री को, ये गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री। तो इस दोनों के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर अगला है लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका अरब सागर में। कहाँ हो जाएगा? अरब सागर में। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है जिसमें कुल 36 द्वीप है। इसमें कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। कितने हैं? 36 द्वीप। चलते सवाल अगला, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो ये 10वां स्थान रहा। कौन सा स्थान? 10वां स्थान रहा। फिर है ICC 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया? ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश में किया गया? तो ये है आपका वेस्ट इंडीज। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। किस पर्वत स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं? तो इसका सही आंसर आपके पास हो जाएगा पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जो पर्वत है इसको कहते हैं सतपुरा की रानी। और सतपुरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। ये जो सतपुरा की पहाड़ी जो है, सतपुरा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है और ये ज्वालामुखी चट्टान से बनी है। और ये जो बना है ज्वालामुखी के चट्टान से बनी है। सतपुरा की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी जो धूपगढ़ है, यहीं पे एक धूपगढ़ है ना, ये धूपगढ़ है और ये है 1350 मीटर। 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। ये कहाँ है? पंचमढ़ी होशंगाबाद जिले में। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। सवाल है कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी से जोड़ता है? तो ये हो जाए NH2। ये हो जाएगा NH2। इसकी जो लंबाई अगर बोला जाए NH2 तो इसकी कुल लंबाई आपका आ जाएगा 3745 किलोमीटर। और वर्तमान में NH44 भारत का सर्वाधिक लंबी राजमार्ग है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से किस तिथि को राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है 3 दिसंबर से। मेधा दिवस है, मेधा दिवस के बारे में जान लेते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन को सरकार ने मेधा
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसी के जन्मदिन है ना। तो और बिहार दिवस के बारे में जानते हैं, 22 मार्च का है। और 11 नवंबर एक नया आया हुआ है, 11 नवंबर, ये जो 11 नवंबर का दिन है डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, है ना, इसी के जन्मदिन पर शिक्षा दिवस मनाते हैं। इसी के जन्मदिन पर क्या मनाते हैं? शिक्षा दिवस। तो क्या हो जाएगा? 11 नवंबर को शिक्षा दिवस। कौन सा दिवस? शिक्षा दिवस। नेक्स्ट सवाल है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? अजंता की जो कलाकृति है ना, ये किससे संबंधित है? ये गुप्त काल से। किससे हो जाएगा? गुप्त काल से। अजंता की गुफा गुप्त शासकों द्वारा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनाया गया। ये कहाँ? महाराष्ट्र में बनाया गया। अजंता की गुफाएं 1983 में, इसके बारे में जान लेते हैं। ये अजंता की गुफाएं 1983 में किसमें? यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर शहर में है, और ये 1100 ईस्वी में बनाया गया मंदिर है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका, मतलब नहीं है तो ये हो गया ठंडी, ये है, ये है, ये है, तो ये क्या है? गर्म। क्या है? गर्म जलधारा है, और महासागर में ये उठता है। नेक्स्ट सवाल आपका है 40 नंबर, कि किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड? ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट सवाल है, किस देश को 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया है? ये चुना गया है आपका इटली को। किसको चुना गया है? इटली को। नेक्स्ट सवाल आपके पास 42 नंबर सवाल, निम्न में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ये आपका होगा BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट सवाल है, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? परमाणु अनुसंधान रिएक्टर जो है ये है आपका अप्सरा। कौन सा है? अप्सरा। ये 10 अगस्त, ये जो अप्सरा है इसके बारे में तो बता दें कि भारत का पहला परमाणु अनुसंधान है, और ये जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में हुआ था। होमी जहांगीर भाभा। चलिए उतना डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम है। फिर है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों हेतु किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो किसको दिया गया? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश को। किसको दिया गया? उत्तर प्रदेश को। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके पास, 95 डिग्री F बराबर कितना डिग्री C होगा? तो कितना डिग्री C होगा? तो आंसर हो जाएगा 35। आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे, C माइनस 0 बटे 100 माइनस 0 बराबर F माइनस 32 बटा 212 घटा 32। चलिए इसी पे आप लोग बैठाइएगा तो बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है? वायुमंडल में तो कौन सी गैस की है? तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। कौन सा गैस? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78%। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, कोई वस्तु नियत अथी से चलना शुरू करता है त्वरण से तो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती होगा। सीधे समय के वर्ग के समानुपाती होगा। नेक्स्ट सवाल है कि न्यूमेरिकल है, 80 kg की वस्तु को 40 मीटर ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति क्या होगा? तो mgh/t फॉर्मूला पे आप बैठाइए, आंसर निकल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 640 जूल पर सेकेंड। 640 जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, कोई ऊष्मा ईंधन
527 डिग्री सी पर सूरज से उष्मा लेता है और 27 डिग्री सी पर वायुमंडलीय। 49वां नंबर जो आपका सवाल है, 49वां नंबर, वो सवाल है कि कोई उष्मा इंजन 527 डिग्री सी पर सूरज से उष्मा लेता है और 27 डिग्री सी पर वायुमंडल को उष्मा लौटा देती है, तो इंजन की दक्षता क्या होगा। तो आपको ये दक्षता का एक सूत्र होता है ना। तो दक्षता का सूत्र होता है क्या कि आप जो है ना, सबसे पहले T1 निकालना पड़ेगा, ठीक है, फिर T2 निकालना पड़ेगा। इसके लिए साधारण सा सूत्र है, 527 में आप जोड़ दीजिए 273 और 27 में जोड़ दीजिए 273, है ना। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका एक निकलेगा 800 के और एक निकलेगा 300 के। जब इन दोनों 800 में 300 के घटाएंगे तो आपका होगा 500। और टोटल इफिशिएंसी ने कुल कितना है, सबसे बड़ा तो 800 फिर गुना कर दीजिए 100। इस तरह से क्या निकलेगा, 62.5%। कितना निकलेगा, 62। इसका मतलब हो गया कि इंजन की दक्षता कितना है, 62.5। नेक्स्ट सवाल है 50 नंबर, दालचीनी पेड़ के किस भाग से, तो ये आज स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये छाल से प्राप्त होता है। चलिए इसमें थोड़ा सा देखते हैं, हम किस चीज़ का पत्ते भी तो खाते हैं, साग वगैरह हो गया, तना तो खैर किसी का खाते नहीं है ना, लेकिन हाँ मेन इसमें क्या है कि दालचीनी के छाल से प्राप्त होता है। और 51 नंबर का सवाल आपके पास है, सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को बदल देता है। तो सुक्रोज नामक जो एंजाइम है शर्करा को किस में बदल देता है, तो इसको बदल देता है आपको ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में। किसमें, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदल देता है। नेक्स्ट सवाल है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थान में ध्रुवों को छोड़ के वस्तु के भार में क्या परिवर्तन है। सवाल देखिए बहुत अच्छा है। ये पृथ्वी है, ये ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। तो अगर ये पृथ्वी अगर अपने अक्ष के प्रति गति तेजी से अगर घूमना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा, तो भार में कमी आएगा। ध्रुव पे तो खैर होता ही नहीं है, इसमें भार में मान लीजिए मेरा अगर 80 किलो है तो अब धीरे धीरे भार कम होता नजर आएगा। सवाल नंबर 53 है, यूरेसिल पाया जाता है। यूरेसिल पाया जाता है मतलब किस में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा RNA में। किस में पाया जाता है, RNA। और RNA का फुल फॉर्म तो सब जानते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। और DNA से RNA का संश्लेषण होता है। DNA से किस में होता है, DNA से RNA में संश्लेषण होता है। चलते सवाल लगा 54 नंबर सवाल है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा कौन सी घटना घटती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दौरान कौन सी घटना घटती है, तो कौन सी घटना घटती है, हीरा का चमकना। कहता है कि यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो, यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण के माप से अधिक हो, ठीक है, तो प्रकाश विरल माध्यम से बिल्कुल नहीं जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 55 है, 50 ग्राम भार वाले तांबे के किसी खंड को 20 डिग्री सी से 60 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है। खंड में कितनी उष्मा स्थानांतरित होती है। तांबे की उष्मा कितना होता है, दे दिया गया 386 जूल पर केजी -1 के -1 यानी केल्विन -1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा 772 जूल। क्या हो जाएगा, 772 जूल, है ना। तो उष्मा के लिए जो स्थानांतरित तांबे की उष्मा के लिए एक सूत्र होता है Q = CM त्रिभुज क्षेत्रफल T। इस सूत्र पे बैठाएंगे तो कितना CM है, तो 386 है। 386 गुना 50 दिया गया है गुना 10 पर पावर -3 केजी में लेते हैं इसको, और गुना इस तरह से अगर हम करते हैं 60 -20 इस तरह से करते हैं तो निकलता है, कितना निकलता है, 772 और गुना होता है 10 पर पावर -3। जब इसको करते हैं 772
जूल होता है। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, नेक्स्ट सवाल 56 नंबर आपके पास है। 56 नंबर सवाल कहता है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब संपन्न हुआ था? शिमला समझौता कब संपन्न हुआ था? तो ये इसका आंसर होगा जुलाई 1972, जुलाई 1972। ये जो शिमला समझौता है 2 जुलाई, यानी कि इसमें लिख दीजिए आप 2 जुलाई 1972 को हुआ था और भारत पाक युद्ध के कारण हुआ था। भारत पाक युद्ध आप सभी जानते हैं 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में। उसी युद्ध के लिए, उसी युद्ध में ना बहुत पाकिस्तान ने तो आत्मसमर्पण घुटने टेक दिए थे, है ना। और उसके बाद शिमला में बैठ के दोनों देशों के बीच आपसी समझौता हुआ 1972 में कि अब दोनों देश एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। इसमें भारत की ओर से इंदिरा गांधी थे, इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान की तरफ जुल्फिकार अली भुट्टो। कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। चलिए अब विशेष और नहीं बताएंगे। नेक्स्ट सवाल है भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह, शैक्षणिक के बारे में बोल रहा है ना, एडुसेट। कौन होगा? एडुसेट। कौन होगा? एडुसेट। ये 2004 में छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 2004 में छोड़ा गया था और ये पहला शैक्षणिक उपग्रह था। और मेटसेट के बारे में बोला जाए तो ये 2002 में छोड़ा गया था, है ना। नेक्स्ट सवाल और चलते हैं। दृष्टिहीन के पढ़ने के लिए, दृष्टिहीन के पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया? दृष्टिहीन के लिए ये लुई ब्रेल। किसने किया? लुई ब्रेल ने। तो इसमें से बहुत सारा है जो अलग अलग लोगों के द्वारा कि मैडम क्यूरी, आर्किमिडीज, आइंस्टीन, ये सारा जो है ना वैज्ञानिक है, इसने क्या क्या किया था, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 59, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया है? मूल कर्तव्य, तो ये क्या गया? 42वां संशोधन। कौन सा संशोधन? 42वां संशोधन, जो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? इसको भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1976 में हुआ था और 42वां 1976 में होता। अनुच्छेद 51 को के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? 51 को के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 51 को के अंतर्गत इसे संविधान में मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था। और 41वां संशोधन की बात बोला जाए, संशोधन ये भी 1976 में ही हुआ था। और 40वां संशोधन 41वां, सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। ज़्यादा अगर हम एक एक करते रहेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, जिससे आपको दिक्कत हो जाएगा। ज़्यादा टाइम एक्सपेंड भी नहीं करना चाहते जल्दी। भारत के महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? भारत के महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो कौन थे? तो ये था आपका मनु। कौन थे? मनु थे। मनु ने मनुस्मृति के नाम से विधि संहिता की रचना की, है ना। कपिल ने सांख्य दर्शन का, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का, है ना। और वात्स्यायन जो है ये कामसूत्र, नाम तो कामसूत्र है ना, कामसूत्र किताब है जिसमें ये बताया जाता है कि हमें किस प्रकार अपने आप को सहजता से रखना है, कामसूत्र। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। वारसा किस देश की राजधानी? वारसा किस देश की है? चलिए आपके लिए जो है, चलिए तो सभी जानते हैं पोलैंड का था, है ना। नेक्स्ट सवाल कर चलते हैं इसी में कि नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? ये आप लोगों को क्या बताना है नीदरलैंड की राजधानी? कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते हैं कितने स्टूडेंट एक्टिव है इस मैटर को लेके कि वाकई में बिहार एसएससी के लिए स्पेशल तैयारी करते होंगे। देखिए भाइयों, अगर आपको पसंद आ रहा होगा, भले ही क्योंकि हम न्यू यूट्यूबर हैं और उतना सब्सक्राइबर नहीं है, अगर आप लोग चाहें तो हमें इस छोटे भाई को ज़रूर 1-2 सब्सक्राइब करवा देंगे तो आपके द्वारा मेरा भी कुछ हेल्प हो जाएगा और मोटिवेट होंगे। तो दूसरा और भी अगर आप लोग पसंद करेंगे तो ज़रूर हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और इससे भी अच्छा क्वेश्चन लाएंगे और इससे डिटेल कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि इतना ज़्यादा और बहुत नज़दीक है, इसलिए हम चाहते हैं कि रोज़ एक न एक सेट दिया जाए। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है? ये जो समाचार एजेंसी है क्योडो, ये कहाँ की है? तो ये है आपका जापान। क्योडो कहाँ की है? जापान का। क्योडो कहाँ की है? जापान का, है ना। और इटली में चलता है कौन? अंसा। कौन?
ANSA। इटली में कौन सा चलता है? समाचार एजेंसी ANSA। फ्रांस में चलता है AFP। कौन सा चलता है? AFP। और मिस्र में चलता है MENA। मिस्र में MENA कौन सा चलता है? मिस्र में MENA चलता है। देखिए भाई, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इस भाई को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके द्वारा मेरा भी कुछ हेल्प हो जाए। देखिए, आज दीपावली का दिन है, इसी टाइम में हम अभी सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप लोगों का एक भी दिन बेकार नहीं हो। आपको कंटिन्यू रोज़ के रोज़ मिलेंगे एक सेट। चलिए नेक्स्ट सवाल है, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील। संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील का नाम बताना है। तो ये होगा अमेरिका का लेक सुपीरियर। कौन होगा? अमेरिका का लेक सुपीरियर। कौन होगा? अमेरिका का लेक सुपीरियर। और इसके बारे में जानिए, ताज़े पानी की झील है और इसकी जो क्षेत्रफल है ये है 82,100 वर्ग किलोमीटर। तो लास्ट, आज ज़्यादा नहीं, दीपावली भी एंजॉय करना है। लास्ट आपके पास है विश्व का सबसे छोटा पक्षी। तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी का नाम है हमिंग बर्ड। विश्व का सबसे छोटा पक्षी का नाम क्या है? हमिंग बर्ड है। ठीक है, और इसी के साथ मैं अंत करता हूँ। बस 64 सवाल है, नेक्स्ट एपिसोड में बाकी और ज़्यादा करा देंगे, ताकि आप लोगों का जो 75 होना चाहिए वो पूरा हो जाएंगे। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है मेरा वीडियो तो ज़रूर बार कहा जाए सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस छोटे से भाई को आपके द्वारा हेल्प मिले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।